आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मीडिया मैप के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज लेबर डे है, 1 मई। सबको मुबारक हो, इस मजदूर दिवस की मुबारकबाद। हमारे देश में 1923 में सबसे पहले लेबर डे मनाया गया। इसके बाद से नए नए कानून बने और तालाबंदी से लेकर के मजदूरी और टाइम के काम के घंटों तक मुकर्रर करने की बात हुई। 2020 में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता घटकर 14% रह गई। 2025 में मोदी गवर्नमेंट ने 29 कानूनों को मिलाकर 4 नए कानून बनाए। ट्रेड यूनियनों के नाम पर जो बनी संस्थाएं, उन्होंने न केवल मजदूरों के कुछ फायदे कराए, बल्कि ट्रेड यूनियन के पूरे जो एक संस्थागत ढांचा था उसको भी नुकसान पहुंचाया और चंद लोगों तक वो चीज सिमट कर रह गई। सवाल ये पैदा होता है कि उसके विरोध में नोएडा में हमने देखा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखा कि मजदूर सड़कों पर आ गए, काम के घंटों से लेकर और मजदूरी तक की बात हुई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पूरा आंदोलन मजदूरों के हितों में है या मजदूरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनके श्रम की पूरी ताकत न मिलने के लिए है, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए ये पूरी लड़ाई है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतीश मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत है जनाब। हमारे साथ अंशुमन जी हैं जो बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल अंशुमन जी आपसे है कि क्या ये समाजी न्याय की लड़ाई है या ये सिर्फ मजदूरी और काम के घंटों का मसला है? बात दोनों है सर, और जैसा कि आपने बताया कि ये कानून जो आया है और जो अभी 1 महीने पहले ही 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ, सरकार समझती है कि ये मजदूरों के हित में है और जो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको लगता है कि इससे उनका कॉस्ट बढ़ेगा। जो यूनियंस हैं उनकी अपनी चैलेंजेस हैं, उनको लगता है कि कुछ जो चीज़ें इस नए कानून में आई है, जैसे कि एक मैं बात करूं तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की, और जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स होंगे तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कमी होगी। तो नए कानून में कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ ऐसे चैलेंजेस वो आएंगे जब ये कानून पूर्णतः हर राज्य के द्वारा लागू कर दिया जाएगा। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अगर मैं एक एम्प्लॉय की तरफ से देखूं तो इस कानून में जो बात है 48 घंटे प्रति हफ्ते बात करने की, और उसमें जो वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप 8-9 घंटे प्रतिदिन कीजिए और या 12 घंटे की बात कीजिए। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो आपको 4 दिन हफ्ते में काम करना है और 3 दिनों की छुट्टियां, और अगर आप 8-9 घंटे काम करते हैं तो 6 दिन काम करना है और 1 दिन की छुट्टी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर कि स्किल्ड वर्कर की बहुत कमी है, कई बार हम समझते हैं कि रोजगार नहीं है, और कई अवसरों पर ऐसा दिखता है कि रोजगार के अवसर हैं पर एक हुनरमंद, एक कौशल युक्त श्रमिक नहीं मिल पाता है। तो जब यह पूर्णतः लागू होगा और तब हम समझ पाएंगे कि इस कानून के फायदे ज़्यादा हैं या उनके चैलेंजेस भी हैं। जी सर। डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, आपने देखा कि मजदूर यूनियनों की ताकत इतनी बड़ी रही है इस देश में कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने यहाँ मजदूर विंग बनाए, लेकिन क्या इसका फायदा कुछ मजदूरों को मिल पाया? देखिए, ऐसा है, समय के साथ हर चीज बदलती है। जी ट्रेड यूनियंस में का अपना ओन कंट्रीब्यूशन रहा, मजदूरों के हित के लिए वे लड़े, पर जिस प्रकार से दलगत राजनीति ट्रेड यूनियंस में आ गई, उसको लेकर लेबर मूवमेंट कमजोर जरूर पड़ा।
पर जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करती है और उस पर कोई अंकुश वो बर्दाश्त नहीं करती। वो सरकारें बदल देती है, वो सरकारों का तख्ता पलट कर देती है। इसलिए मजदूर हमेशा पिसा है, हमेशा उसके अधिकारों से उसको वंचित रखा गया है। जैसा कि हमारे अभी साथी अंशुमन जी ने कहा कि जो 4 लेबर कोड्स आए हैं उनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, अवश्य उसमें अच्छाइयां हैं, पर अब उसमें अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट न देकर कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदारों को ये कहेंगे कि मजदूर लाओ, और अगर मजदूर कोई गलती करता है तो ठेकेदार से निपटा जाएगा, तो ये जो बिचौलिया आ गया इससे मजदूरों के हितों को बहुत नुकसान पहुंचा है और पहुंचने जा रहा है। नोएडा में जो हो रहा है, खाली नोएडा में नहीं, देश भर में आज मजदूर लड़ रहा है, सड़कों पे है। वो सैमसंग की फैक्ट्री हो चाहे अदानी की फैक्ट्री हो, उसमें मजदूर को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। और जब सरकारी नीतियां इस प्रकार, देखिए जो 4 कानून बने, क्या हमको पूछना चाहिए कि क्या ट्रेड यूनियन से कंसल्टेशन करके उनको बनाया गया, स्टेक होल्डर से उनसे कोई कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ? जहां तक मेरी जानकारी है इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और उसके चलते मजदूरों के हितों की उपेक्षा की गई है और इसीलिए मजदूर वर्ग में गुस्सा है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से दमन हो रहा है। जो उनके अधिकार के लिए नेता खड़े हैं उनका दमन हो रहा है, उनको तरह तरह के कानूनों में बंदी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हमको बराबर सुनने को मिल रहा है और यहाँ तो डबल इंजन सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आज मजदूर दिवस पर हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं तो हमको ये सोचना होगा कि मैं ये मानता हूं कि मालिक और मजदूर में दोनों के हित सधने चाहिए, पर मजदूर के हितों की रक्षा एक बड़ा काम है जो हमको करना होगा। देखिए बात कहाँ पर है, बात यह है कि अगर वो मालिक ऐसे हैं जो कि मजदूरों के चिंताओं को समझते हैं तो मजदूर कभी खिलाफ नहीं जाएगा। मजदूर इंसान है, पर ऊपर बैठकर आप ये सोचते हैं कि हम ठेकेदारों से डील कर लेंगे, हम उनके हितों को बाईपास करके निकल जाएंगे, उनको ओवर टाइम हम नहीं देंगे, इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो देखिए गजाली साहब, हमको ये सोचना होगा कि जब तक समाज में मजदूर के मेहनत की कीमत मिलनी चाहिए, मजदूर का अधिकार है। और असंतोष जब भी फैलता है, अब जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, मजदूरों के वेतन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं और मजदूर का जीवन यापन मुश्किल है। वो उसी मजदूरी से पूरा अपना खर्चा चलाता है और जब आप उसको नजरअंदाज करेंगे, चूंकि जो पूंजीपति है, जो मालिक है, वो बहुत लिमिटेड नजर से देखता है, अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब आप देखें
ये पूछना होगा वाजिब सवाल, मुनाफा कितना होना चाहिए? कोई एक लिमिट है मुनाफे तो की? मैं आता हूँ मिश्रा जी फिर आपके पास, जी आप अपनी बात जी, मुकम्मल कर लीजिए, मैं फिर आता हूँ और मैं अंशुमन यही जी कह से रहा रिएक्शन हूँ, लेते हैं फिर। मैं जी सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मुनाफे पर भी एक सीमा होनी चाहिए, उस पर एक लिमिट लगनी चाहिए। जी मुझे इतना ही कहना था, आगे। जी अंशुमन जी, मेरा एक सवाल ये है, और ये सवाल उन तमाम लोगों का है जो विकासवादी हैं, कि जहाँ जहाँ ट्रेड यूनियन मजबूत रही हैं वहाँ फैक्ट्रियों में तालाबंदी और हड़ताल की समस्याएं ज़्यादा पैदा हुई हैं। अंशुमन जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमारे साथ में पीयूष पंत जी जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत जी, आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। शुक्रिया। तो मैं आपके पास आता हूँ अंशुमन जी से एक रिएक्शन लेने के बाद। जी मजदूर अंशुमन जी, एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर जिंदाबाद एकता। जी। बिल्कुल सही कहा सर, ट्रेड यूनियन का एक अहम रोल है। मजदूर जो कि किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाकर काम करता है, वहाँ के लिए वो बहुत नया है, कहीं भी वो काम कर रहा है, और उनका जो योगदान है हमारे राष्ट्र के विकास में, उनकी बात दबी रह जाती है, वो अपनी बात कह नहीं पाते। और जो ट्रेड यूनियन एक माध्यम है जहाँ पर उनके हक की बात हो सके, जो उनके अधिकारों की बात कर सके, और यह मतलब ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये जो कानून आएंगे तो ट्रेड यूनियंस के रोल बहुत सीमित हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अहम रोल जो ये निभा रहे हैं मजदूरों की आवाज को बुलंद करने के लिए, वो बहुत जरूरी भी है। जहां तक मैं देख रहा था कि ये जो कानून आए, इसमें से मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं उसमें नौकरियां जाएगी। जैसे कि अब आपको एम्प्लॉयमेंट के जो लेटर्स दिए जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में इस तरह की बात नहीं होती है जहां पे प्रतिदिन कुछ काम दिया जाता है। और अगर इस तरीके से फोर्सफुली अगर ये किया जाएगा तो मुझे लगता है कि नियोक्ता लोग इससे थोड़ा सा अ, हटने की कोशिश करेंगे। और फिर जो सरकार की जो मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मतलब के फ़ायदा पहुंचा सकें, वो कहीं एक उल्टा परिणाम उसका नज़र ना आने लगे। एक बात हो रही है, जैसा कि अभी सतीश सर कह रहे थे, कि महंगाई का समय है। अगर कुल मजदूरी का 50% अगर बेसिक पे है, तो पीएफ, पीएसआई, ग्रेच्युटी के नाम पे बहुत पेमेंट सामाजिक सुरक्षा में चला जाएगा, और जबकि रोटी खाने के लिए पैसा हाथ में होना चाहिए। तो लेबर यूनियंस की बातें अवश्य सुननी चाहिए। नवंबर 2025 में ये कानून लागू हुआ और करीब 1.5 महीने तक इस पर विचार मांगे गए। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होना है। कई राज्य इस पर अपनी अभी भी अपने अपने तरीके से कानून बनाने में लगे हुए हैं, और लेकिन इसको असल जामा पहनाने में शायद थोड़ा और वक्त लगे। और सरकार को हर पक्ष से जो मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं खास करके, उनकी भी आवाज सुननी चाहिए, उनके भी राय लेनी चाहिए। जी पीयूष पंत जी, मोहम्मद साहब ने कहा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। इसमें एक बात ये भी साफ है कि मजदूरी इतनी होनी चाहिए जिससे उसका जीवन यापन हो सके। तो सवाल यह है कि जो मजदूरों के लिए कानून है, क्या उसकी सोशल जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में एक मजदूर को सक्षम बनाते हैं, या सिर्फ एक और एक्सप्लॉयटेशन का हथौड़ा है जो मजदूरों पे चलाने की कोशिश की जा रही है? पीयूष पंत जी। देखिए गजाली साहब, ये अभी जो नोएडा में आंदोलन हुआ श्रमिकों का, जी ये साफ दिखा दिया कि किस तरह से शोषण हो रहा है। मिनिमम जी वेज एक्ट जो है उसके तहत भी जो है उतना मिनिमम वेजेस उनको नहीं मिल रहा था। ये बात तब सामने आई जब काफी हंगामा हो गया
और कुछ असामाजिक तत्वों ने, क्योंकि वो वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये बल्कि खबर तो ये भी थी कि पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें था, जिस तरह की जो हिंसा वहां पे हुई है। बहरहाल मतलब तो ये बात तब सामने आई, सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और ये बात सामने आई कि भाई जो है औद्योगिक इकाई है वो, या जो खासकर तो औद्योगिक इकाई, तो ये क्या हुआ है कि देखिए आउटसोर्स कर दिया गया है, तमाम कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया है, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो जितना वेजेस है वो नहीं देता है। तो आप बात कर रहे हैं पूरा होना तो चाहिए, जो ये है मेडे का सिग्निफिकेंस भी सिर्फ जो है कि ये लड़ाई से ही नहीं है कि अपने आप मजदूरी की लड़ाई लड़िए, ये पूरी आप अपनी सामाजिक आर्थिक जो पूरी आपकी हिस्सेदारी है इस समाज में, इस देश में, और इस उत्पादन में, इसके उत्पादन में, वो उसको अपना 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 हिस्सा लेने की ये लड़ाई है, ये मेडे उसका सिंबोलिज्म है। तो मुझे लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं उससे तो अभी तो जो आर्थिक हिस्सा उसका हिस्सा है, जो कि मिनिमम वेजेस आदमी को चलना चाहिए अपना जीवन यापन करने के लिए, वो भी मजदूरों को नहीं मिल रहा है हमारे देश में कहीं पूरी। और ये जो नए जो देखिए नए जो 4 कानून लाए गए हैं वो भयंकर जो है एक्सप्लॉइटिव और ज्यादा है, वो मालिकों के हाथ में ज्यादा पावर दे दी है, और वर्कर्स को कि वो तो यूनियन, ट्रेड यूनियन के पूरे खिलाफ, देखिए ट्रेड यूनियन के खिलाफ हमेशा से औद्योगिक इकाइयां रही हैं, क्योंकि एक टाइम था जब ट्रेड यूनियन बहुत मजबूत हुआ करती थी, जब वो जो है लेफ्ट जो फोर्सेस थी जो मजदूरों किसानों के लिए लड़ती थी उनके वो उसमें थी, तब तक वो जो है कि लगातार जो है मजदूरों के लिए काम करती रहती थी और उनको स्ट्राइक भी कराती थी, हालांकि उनको बदनाम किया जाता था कि बाप आप स्ट्राइक कर रहे हैं, काम नहीं करने दे, नुकसान हो रहा है, लेकिन वो लड़ाई का एक औजार था, और उसकी वजह से वो मजदूरों के लिए जो है उनका चाहे वेजेस हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, काम की व्यवस्था हो, उनके जो है कि घंटों का निर्धारण हो, ये तमाम चीजों के वो तय करती थी। तो ये धीरे धीरे जो है उसको जो है कि उसमें पेनिट्रेशन कराया गया ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रेड यूनियन के नाम पे, और उन्होंने जो है अपने अपने लोगों को तय करके वो पूरा ट्रेड यूनियन को कमजोर करने का सरकारों का ये तरीका रहा, कॉर्पोरेट के साथ मिलके, और ट्रेड यूनियन खत्म हो गया। मैं खुद जो है कि देखिए जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ा था, काफी एक्टिव था, और हम लोग काफी लड़ाई लड़ते थे एक टाइम में। आज अगर आज आप हालात देख लीजिए तो मीडिया में जितना एक्सप्लॉइटेशन है कहीं नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों का पूरा मीडिया हो चुका है, वहां पे जितने भी यंग मीडिया जर्नलिस्ट आते हैं, वो जर्नलिस्ट आते हैं यंग ट्रेन करके होके, क्या क्या 8-8 हजार, 10,000, 12-12 हजार में उनसे काम कराया जाता है, और कोई सुविधा उनको नहीं मिलती है। कोई इस तरह का मूवमेंट आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद, पूरा प्रिंट मीडिया तब तक तो ये मूवमेंट था भी, अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो लेकिन मैं देखिए इस संदर्भ में जो वर्तमान में संदर्भ है, और जो कानून 4 आए हैं, सारे करीब 29 कानून थे जो पहले मेरे ख्याल से उसको कट कटा के पूरा करके उन्हें 4 कानून ले आए हैं, कोड जिसको वो कह रहे हैं, लेबर कोड। ये आना था और ये एक्सप्लोरेटिव होना था, ये पता था, लेकिन मैं इसमें दोष वो जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज है, या कह लीजिए जो प्रो वर्कर्स फोर्सेज हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, उनको भी मैं दूंगा बहुत बड़ा दोष, क्योंकि वो सोते रहे सारे ये लोग। ये पता था जो सरकार का चरित्र है, जो सरकार जिस तरह से वर्तमान सरकार खासकर कॉरपोरेट के इशारों पे काम कर रही है, तो ये धीरे धीरे किसानों के कानून लाई उनको कमजोर करने के लिए, क्योंकि किसानों ने वहां मजबूती से प्रोटेस्ट किया, दिखाया, तो वो सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा। लेकिन वर्कर्स, अगला कदम उनका वर्कर्स पे होना था, ये बहुत क्लियर था, सरकार इस तरह के इशारे कर भी रही थी लगातार, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो वर्कर्स भी ढीले थे, दूसरा उनके ऑर्गेनाइजेशन भी कोई मजबूत नहीं थी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है खासकर लेफ्ट वाली, वो पूरी तरह से एक इनर्शिया में पड़ी रही। ये इसके खिलाफ जो है एक मूवमेंट खड़ा कर देना चाहिए था आज से 2 साल, 1-1.5 साल 2 साल पहले ही जो है, जब ये बन गया कोड बिल, तब जो है कि वो थोड़ी हरकत में आए, और हमने देखा जंतर मंतर में, और यहाँ वहाँ जो है वो जो ट्रेड यूनियन थी कर्मचारियों की, वो भी आई, पॉलिटिकल पार्टीज भी आई, और नोएडा में बाद में जो है कि आंसू पोंछने के लिए जो है लेफ्ट पार्टीज पहुंच गई। ये तो पहले से सिमरिंग हो रही थी, जिसको आपने देखा नहीं, क्योंकि आप एक इनर्शिया में चले गए हो, आप कहीं आपका मतलब नहीं है, सिर्फ आप स्टेटमेंट जारी करते हो। तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है जिससे वजह सरकार सफल हो रही है, कहीं कोई नहीं खड़ा है।
आज चारों तरफ शोषण है और आने वाले दिनों में और भी होगा। टेक्नोलॉजी का सहायता कॉर्पोरेट लेता है, एआई आ रहा है और देखिएगा आप क्या तबाही मचेगी। और जो ये इन्होंने पूरा आउटसोर्सिंग कर दी है, सरकारी जितने भी नौकरियां हैं उनको न करके इसलिए नहीं भरी जा रही हैं, आउटसोर्सिंग कर करके इन्होंने जो है एक कम पैसों में लोगों को जो है कि उसमें उस दुष्चक्र में फंसा रहे हैं। बहुत कम पैसा मिल रहा है जो 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 आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं वो। और इसी तरह प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में तो और बुरा हाल है, वो सुविधाएं नहीं है। ये जो बात कही जा रही है कि देखिए ये बार्गेनिंग नहीं होती है, ये जब इंटरनेशनली ये मे डे बना था और तमाम चीजें हुई थी, वर्कर्स ने पूरा मूवमेंट खड़ा किया था, तय किया था, तो उस समय भी ये था कि वर्कर्स का कोई समय की सीमा नहीं थी। 18-18 घंटे काम करना पड़ता था मजदूरों को और वो कैपिटलिस्ट उसको एक्सप्लॉइट करते थे। वहां पे यही इसीलिए ये मूवमेंट चला कि एक तय सीमा होगी, 8 घंटे काम का होगा, 1 घंटे का उनका जो है कि आराम का होगा और ये रहने का रेस्ट रूम होगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन अभी जो कोड आए हैं उसमें जो बात अभी कर रहे थे एक हमारे मित्र जो को पैनलिस्ट हैं, कि एक अच्छाई ये कि साहब आप चाहिए तो 12 घंटे काम कर लीजिए तो 3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, और आप 8 घंटे करेंगे तो आप 1 दिन की छुट्टी ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है ये बार्गेनिंग। इसमें भी क्या होता है, देखिए अभी नोएडा में भी, क्योंकि आप तय कर लीजिए, आदमी की एक अपनी लाइफ होता है, अपना जीवन होता है, सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है। 8 घंटे वो मैक्सिमम आपको प्रोड्यूस करके देगा, ये उस पर आपका ये होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए। और ये एक जो वर्कर को जो है इसको फॉलो भी करना चाहिए कि हम 8 घंटे अगर है तो हम 8 घंटे आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देंगे, उसके बाद हमारा है, पूरी हमारी दिनचर्या है और हमको छुट्टी जो लेनी है 1 दिन की, हम 3 दिन से वो हम उसको बार्गेन नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी जो है उसकी अपना एक जीवन होता है, उस हिसाब से परिवार के साथ रहता है, सामाजिक जीवन होता है, वो उस हिसाब से चलता है। और 8 घंटे से ज्यादा काम करने पे वो प्रोडक्टिविटी आती है। ये पैमाना इसी हिसाब से निकाला गया है कि एक वर्कर की जी मैं आता हूँ फिर आपसे जाती है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम बहुत इश्यूज हैं जिनको हमें इसको तवज्जो देना चाहिए। जी डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया में जाकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए, हम आपको सस्ती ज़मीन और सस्ती लेबर देंगे। तो क्या ये लेबर जो है उनके हितों को काट करके सस्ती लेबर देंगे या किस तरह देंगे? देखिए ऐसा है कि आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार मजदूरों के हित में नहीं खड़ी है। इसको सिर्फ पूंजीपतियों को सपोर्ट करना है और उनके लिए ये जो लेबर कोड बने उसका एक मुख्य कारण ये था, ये कहा गया कि बाहर से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ का जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो उनके कानून हैं वो मजदूरों को अधिकार देते हैं। आप देखिए, अधिकारों की बात तो ये सरकार करती नहीं, ये कर्तव्यों की बात करती है। कर्तव्य करते जाइए, अधिकार की बात ना कीजिए। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट है कि वो पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं, मजदूरों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारे साथी पीयूष पंत जी बता रहे थे कि किस प्रकार से किसानों के आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया, पर वो मजबूती से खड़े रहे। ये बात मैं मानता हूं कि ट्रेड यूनियंस ने उस जिस प्रकार का रोल उनको प्ले करना चाहिए था नहीं किया। दूसरी गलती जो ट्रेड यूनियंस में हुई वो ये थी कि दलगत राजनीति पे वो बढ़ गई। असल में आवश्यकता इस बात की थी कि ट्रेड यूनियंस किसी पार्टी के साथ अटैच नहीं होंगी, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए था। इन बातों पर ट्रेड यूनियंस ने कोई डिबेट नहीं की, किस प्रकार के चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं उसकी बात नहीं की। और इसीलिए जो पूंजीपति लोग हैं
उन्होंने इस प्रकार का माहौल खड़ा कर लिया और अपने प्रधानमंत्री को बैठा लिया जो उनके मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करने में सहयोग देने वाला बना। तो जी देखिए अंशुमन ऐसा जी से है, मैं अंशुमन जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आता हूँ। एक मिनट, एक बात जी। सिर्फ इतनी है कि भारत में हमारे लेबर वेजेस तो वैसे भी ज्यादा नहीं है हमारे, क्योंकि आप यहाँ पर अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो दुनिया में हम कहीं नहीं खड़े होते हैं। तो ये कहना कि हम सस्ता लेबर देंगे ये तो भुलावा होगा। चलिए इतना ही मुझे कहना था। ठीक। जी अंशुमन जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो लेफ्ट पार्टियां थी इनको खत्म करने में क्या मजदूरों की भूमिका है, या मजदूरों को खत्म करने में लेफ्ट पार्टियों को खत्म करना जरूरी था? क्या इसके पीछे का गठजोड़ क्या था? और दूसरी बात ये कि क्या जो दोहरा चरित्र था लेफ्ट के नेताओं का और उनका जुड़ाव था मजदूरों के साथ, वो जुड़ाव कहीं टूटा? क्या कारण था कि लेफ्ट पार्टियां इसमें हाशिए पर आ गई? सर, चूंकि यह एक मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक पॉलिटिकल रिलेटेड सवाल है, और चूंकि मैं इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं हूँ, तो इस संदर्भ में मैं अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाऊंगा। लेकिन जैसा कि अभी मेरे पिछले जो हमारे को पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे, इस की बात जो है उसमें मैं कुछ अपनी बात भी जोड़ना चाहता हूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आया और आउटसोर्सिंग हुआ, इसमें मिनिमम वेजेस तो नहीं ही मिलता है। एक जो चैलेंज मैंने जो फील किया जब मैं काम कर रहा था, कि जब कोई वर्कर छुट्टी पे जाता है तो वो ब्रेक ऑफ वर्क हो जाता है, और जब वो दोबारा जुड़ता है तो वो एक फ्रेश एम्प्लॉयमेंट होता है। और इस तरीके से जो सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे लेबर्स को, वर्कर्स को, वो नहीं हो पाते हैं एक्चुअली, क्योंकि फ्रेश एम्प्लॉयमेंट होता है, पुरानी सारी चीजें वो खत्म वो दिखा देते हैं। तो ये जो आउटसोर्सिंग वाली चीजें हैं, ये भी हमें देखनी पड़ेगी। और आज ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आउटसोर्स कर रहे हैं जॉब को, एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। कई सारी नौकरियां अब नहीं हैं और सब कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेट फर्म्स के माध्यम से हो रहा है। और उसका एक नुकसान भी ये है कि जो काबिल लोग हैं वो नौकरी से वंचित भी रह रहे हैं। दूसरा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये आज की तारीख में नौकरियां कई तरीके से हो रही है, ऑनलाइन जॉब्स हो रहे हैं। ऐसे लोगों की भी जो सामाजिक सुरक्षा है वो कैसे सुनिश्चित की जाए? और जब सरकार या जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, तो उसमें कैसे बेनिफिट होगा, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है नए लेबर कोड में। तो सरकार को इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक सर आपकी वो लेफ्ट पार्टीज की बात और वो वर्कर्स की बात है, इस चीज़ पे मेरा बहुत ज़्यादा चूंकि इंगेजमेंट नहीं रहा है, तो मैं इस पर अपनी बात जी करने में जी असमर्थ। जी 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 पीयूष पंत जी, पूरे देश में श्रम विभाग बने हुए हैं और पूरे देश में श्रम विभाग मौजूद हैं, लेकिन वो उनकी पहुंच या वो जिन लोगों तक पहुंचते हैं और वर्कर्स को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही निचले दर्जे के एम्प्लॉयर हैं। जबकि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया हाउसेज हैं, कॉरपोरेट की फैक्ट्रियां हैं, वहां तक वो नहीं पहुंचते। क्या कारण है कि वो वहां नहीं पहुंचते, जबकि सारा जो वायलेशन है कानूनों का वो वहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, ट्रेड यूनियन को वैसे ही कमजोर कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन अब है ही नहीं है। हमने देखा था किस तरह से मारुति का उदाहरण आपके सामने था। सर, जो सरकार के श्रम विभाग है, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ कि वो जो छापे मारते हैं, वो जो लोगों को देखते हैं कि सही से उनको वेजेस मिल रहे नहीं मिल रहे, वो छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, छोटा सा कोई कारखाना चला रहा है, वहां तक तो पहुंचते हैं। लेकिन जो बड़े कारखाने हैं, बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां नहीं पहुंचते। वो क्या कारण है?
गजाली साहब, वो तो सीधा है। हम भारत में देखते हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार, और क्या, वहां तो जो है लिफाफे पहुंच जाते हैं ना, वहां तो लिफाफे, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो तो लिफाफे पहुंचा देते हैं। और श्रम विभाग वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स है इंडिया में, जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर। तो वो इसीलिए जो छोटी यूनिट्स हैं, जो बल्कि ईमानदारी से काम करती हैं, और छोटी यूनिट्स जो है, देखिए छोटा पूंजीपति फिर भी थोड़ा सा शर्म रखता है, बड़ा पूंजीपति जो होता है वो बहुत ज्यादा ही जो है एक्सप्लॉइटेटिव होता है, उसको अपनी पूंजी का गुमान होता है, और उसका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से अधिक श्रम में अधिक से अधिक जो है मुनाफा वो कमाए उस पूंजी से। तो उसके लिए जितना एक्सप्लॉइटेशन हो सके, जितना श्रम का जो है आधा ही कीमत जो है उसको चुकानी पड़े, तो आधी कीमत ही देता है श्रम की। तो लेकिन छोटा जो पूंजीपति है वो फिर भी थोड़ा बहुत डर के मारे, थोड़ा वो एक नैतिकता के मारे वो ये उन नियमों को पालन करता है और उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करता, और इसीलिए उनपे ज्यादा जो है वो जानते हैं कि नकेल कसी जा सकती है, उसकी इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि मोटी रकम जो है घूस में दे। तो वहां पे ये जो है कि ये लोग पहुंचते हैं, जो भारत जो सरकारी श्रम विभाग वाले जिनकी निगरानी करना जिनका उद्देश्य है, वो कोई न कोई जो है कि फर्जी शिकायतें भी निकालते हैं, जिन्विन भी होती हैं, लेकिन फिर जहां पे उनको पैसा मिल जाता है वहां वो जो है कि वो उस पर नजरअंदाज कर देते हैं और वो काम नहीं करते हैं। इसीलिए ट्रेड यूनियन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ट्रेड यूनियन ही ऐसी संगठन है जो वर्कर्स को जो के इंटरेस्ट को जो है कि वो प्रोटेक्ट कर सकती है। और जो आप बात कह रहे थे कि लेफ्ट और किसने किसको धोखा दिया, तो मुझे लगता है कि देखिए धोखा जो हुआ है वो वर्कर्स में जब बंटवारा हुआ तब ऐसा हुआ, और उसका भी एक कारण है कि जब तक लेफ्ट पार्टीज ट्रेड यूनियंस में थी वो काफी फाइट करती रही, लेकिन जब उनके खिलाफ जो है ये मैनेजमेंट की तरफ से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की ट्रेड यूनियन बनाई गई उसी, और कुछ वर्कर्स जो है, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हर ऑफिस में, हर यूनिट में कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तो उनके माध्यम से आप एक पैरेलल संगठन खड़ा कर देते हैं ट्रेड यूनियन, और उसके माध्यम से आप वो लड़ाई को वीकेंड करते हैं और उसके वो आप मैनेजमेंट के पक्ष में काम करने लगते हैं। यही हुआ हमें। तो धोखा मुझे जहां तक लगता है श्रमिकों ने ज्यादा दिया, कुछ लेफ्ट पार्टीज बाद में कमजोर जरूर पड़ी, लेकिन शुरुआती दौर में लेफ्ट पार्टी जो थी वो मजबूती से ट्रेड यूनियन के साथ, ट्रेड यूनियन में रहती थी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, वर्कर्स को जो है कि वो तमाम जो है कि उनको जो उनके जो जरूरी मिलना चाहिए उसको हक को दिलाती थी, तो उसमें उनकी कमजोरी नहीं थी। मुझे लगता है इसीलिए जो पैरेलल खड़ी की गई, जो चाहे वो कांग्रेस वाली हो, चाहे वो जो भाजपा की आ गई, फिर बाद में फिर और दूसरी पार्टियां छोटी छोटी इकाइयां आ गई, वो अपने अपने झंडे लेके जो है वो पूरे ट्रेड यूनियन को, मूवमेंट को खत्म करने लगी, और धीरे धीरे जो है कि वो खत्म होता चला गया। तो इसी तरह हमने देखा कि मीडिया में भी यही हमने हाल देखा कि बाद में जो है दूसरी भी इकाई आ गई, फिर जब, क्योंकि उसके लिए वेज बोर्ड के लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई थी, और बाद में जो है मैनेजमेंट ने भी जो उसको लागू नहीं किया, जब वेज बोर्ड आ भी गया, सफलता भी मिली, कोर्ट से भी सफलता मिली, लेकिन उसका आगे कोई लड़ाई करने वाला था नहीं, क्योंकि धीरे धीरे एक कैरेक्टर जो है मीडिया हाउस का भी बदलता गया, मीडिया का प्रिंट से धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉनिक आता गया, या प्रिंट में भी जो है दूसरे तरह के जो है टैक्टिक्स अपनानी जाने लगी। तो मुझे लगता है ये चीज, ट्रेड यूनियन बहुत जरूरी है, उसको कमजोर करने में पॉलिटिकल फोर्सेस का, खासकर सरकारी और कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और कमजोरी देखिए आज भी हम देख रहे हैं, कमजोरी इंसानों में होती है, हम में और आप में होती है, जो हम उस इशारे को नहीं समझते, अपने हितों को जो है कि नहीं प्रोटेक्ट करते, अपने कोवर्कर्स के हितों को प्रोटेक्ट नहीं करते, हम बिक जाते हैं। और यही हुआ है कि हम आसानी से बिक जाते हैं, इसलिए जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट कमजोर पड़ा। जी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट कमजोर पड़ा, जबकि देश में उसकी जरूरत थी। इस चर्चा में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलिए। तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। मई दिवस मुबारक हो। हम सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो।